देखिए, बात करेंगे आज प्रोबेबिलिटी 2024 के क्वेश्चन जो पूछे गए उनके बारे में। और आपको बता दें कि इसके जो 3 सेट थे 65 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 2 और ऑब्लिक 3, तीनों में क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है, नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन सेम है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। टॉपिक तो तैयार ही होगा तुमको, वो तो हाँ करोगे। बोले हाँ सब तैयार है, बस बताए रहो आप, हमका क्या दिक्कत है। कुछ बड़ा कर लेते हैं कैमरे में थोड़ा सा, पीपीटी टाइप को तो क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, इसका मालूम कॉन्सेप्ट मालूम है क्या होता है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिया ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन अपॉन बी, ए डैश अपॉन बी। तो आपको बताना है कि भाई ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही है, हमको पहले तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे, ए डैश अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे, और सभी फार्मूले हमको याद नहीं है तो हम जानते ही हैं, ठीक है। जरा समझिएगा, गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट कौन सा कलर चूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी। जरा इसके बारे में जानकारी है आपको, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद है ना, इज इक्वल टू ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए वैसे तो जैसे इधर भी x हो इधर भी x हो, तो हमने कहा था x x कैंसिल नहीं करते भाई। जैसे कहीं पर आपका x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, ये कैंसिल नहीं किया जाता है, इसको इधर लाके कॉमन लेके तब सॉल्व करते हैं। लेकिन चूंकि जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ 5 4 3, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए डैश भी दिख रहा है, लेकिन अब ये पूरी वैल्यू हमको कहीं दिख नहीं रही, बी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ हमको नहीं दिख रही है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे तब इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब आप कह सकते हैं हमें जानकारी हो ना हो, या तो आप बताओ ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं पहले तो बात करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, सावधान। हमने 2 सेट बनाए, वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या बन रहा है, अच्छा वही हम कहीं बन क्या रहा है, ये हम ए बना रहे हैं और ये हम बी बना रहे हैं, 2 सेट बना लिए, ठीक है। और वेन डायग्राम में क्या करेंगे, इसको आप एक उसके अंदर बंद कर देंगे, यही होता है ना। अब देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमको ये पहचाना पड़ेगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी जो है ना वो कौन सा पार्ट है। ए डैश को हाँ आया करो तो बंद कर लिया करो पहले से, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ करके, मतलब ए को छोड़ करके ये जितना भी पार्ट है ये क्या है, ए को छोड़ करके, आपने बताया ए को छोड़ करके ये जितना भी पार्ट है वो ए डैश है ना, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी, और इसका बी के साथ कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना कॉमन, यही पार्ट है ना। अब साफ साफ देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी है क्या, पहले इसको नोट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट हमको निकालना है ना, जरा ध्यान से देखो कि अगर इस पूरे बी पार्ट में से ये वाला पार्ट हटा दें, ये मिल जाएगा ना आपको, यानी इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है ए इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इंटरसेक्शन बी है, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है ना, सही कर रहा हूं ना मैं। अब आपको देखिए इसको इधर ले आओ, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला पार्ट अगर कहीं है तो सही है आपका, ये वाला पार्ट तो ये लिखा हुआ है। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा,
हाफ इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी आएगा ना, ये वाला पार्ट सही है, समझ में बात आई नहीं? अब आप ये कह सकते साहब ये तो वेन डायग्राम है। अरे भाई ये जो फार्मूला आप लिख रहे हो या डायग्राम को, ये लिखा जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ उसको, ये पूरा सैंपल स्पेस होता है पूरा, ये जो चीज है ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो प्रॉबिलिटी बन जाएगा। तरीका समझ में आया? अब आप हाथ सर तो हिला रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि हम बता रहे हो आप सुन रहे हो केवल, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप को जाके 2000 चाबुक मार लिएगा, ठीक है? नोट करो इसको। देखिए आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, अब सुनिए ध्यान से। ए डैश कौन सा पार्ट होगा? ए को छोड़ करके, पूरा ए छोड़ करके, और पूरा ए छोड़ेंगे तो ए को छोड़ के ए की बॉर्डर के बाहर बाहर ये पूरा ए डैश होगा, जितना हरे से हमने लाइन खींचा है ये ए डैश होगा ना, बात समझ नहीं आई? और इसका बी के साथ कॉमन पार्ट चाहिए ना, तो बी के साथ इसका कॉमन पार्ट अगर ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट कॉमन है नहीं? पार्ट कौन है? यही पार्ट निकालना है ना, यानी ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। सही कर रहा हूं ना मैं? अब निकालूं मैं कैसे? ये पूरा पार्ट बी है और ये वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? नोट करिए कहाँ की बात कर रहे हो? यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन जहाँ पे पिंक से मार्क किया है, पिंक से अंडरलाइन है, तो इसको सही कर लो ना। ये इसलिए किया गया है कि आप कितना ध्यान से देख रहे हो, ठीक है? ये इसलिए सही किया गया है, गलत लिखा गया है कि आप कितना ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है? बाद आपका 31st क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये 65/1/2 और 65/1/3 में पूछे गए हैं, सेम नंबर के हैं, क्वेश्चन नंबर उसमें चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा है ENF आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन, पहला 1 मार्क्स का था। ENF आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of E bar is 0.6 and probability of E union F is 0.6, दोनों 0.6 हैं। Find probability of F, पहले probability of F निकालना है और फिर आपको E bar union F bar निकालना है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है तब तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। बोले पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर है, यहाँ से ये नहीं, अपने आप को चेक करिए किस लेवल में आप हैं, मेहनत करिए, पहले बताया मैंने। देखिए ध्यान से, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ENF आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो हम जानते हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब तक एक एक वर्ड प्रोबेबिलिटी में क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। सुनने से मालूम हो जाएगा, जब हम बताएंगे तो आप लोग कहते हैं इसमें क्या है, तो हम तो लगा ही लेते हैं, हमको इसमें क्या दिक्कत है, ये मालूम दिक्कत होगी। जरा सुनिए ध्यान से, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है और ए यूनियन भी दिया गया है, पर ये समझिएगा ई यूनियन एफ। प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दिया हुआ है, हम जानते हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दिया हुआ है, ई बार को है, ई डैश को 0.6, तो हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल 1 होता है। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहें तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार माइनस करेंगे, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4 आने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल आया। ठीक है, अब यहां पर उठाइए फार्मूला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं फार्मूला प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, लेकिन सेट थ्योरी में पढ़ाया गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से सबको डिवाइड कर दिया जाएगा तो यही फार्मूला प्रोबेबिलिटी का बन गया था, याद है ना? जितने भी सेट थ्योरी में वेन डायग्राम पर बेस्ड जो फार्मूले थे, तो जैसे आप एन से डिवाइड करेंगे वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो हम फार्मूला ये नहीं लगाने वाले हैं, थोड़ा सा ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज तो गिवन नहीं है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो, अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं कि ई एन एफ कैसी प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे ना। अब जो जो वैल्यू मालूम है वो रख दो, जो नहीं मालूम अपने आप निकल आएंगी। ई यूनियन एफ कितना दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकाला आपने 0.4 प्लस इन दोनों से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 0.4, तो आ गया आपका 0.6 इज इक्वल टू 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू ये भी 0.6 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 0.6 माइनस 0.4 और इसको अपान में ले आओ, अपान 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो निकलेगा वो 0.2 अपान 0.6 यानी 1/3 निकलेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकलेगा। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कहते हैं ई डैश यूनियन एफ डैश, तो डैश ही लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यूनियन एफ बार, अलग अलग बार लगा हुआ है। अब आपको तो नहीं याद होगा क्योंकि काहे याद रहे, डी मॉर्गन्स लॉ था कि अगर ए डैश यूनियन बी डैश है, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी टोटल डैश लिख सकते हैं इसको। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसको टोटल ए यूनियन बी लगा के डैश लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन के 2 रूल थे। तो हमने कहा जितने भी ये रूल्स हैं आपकी सेट थ्योरी के, अगर इनको आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, ये सब प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं। ये बताया था ना हमने। अब देखो ध्यान से, अब तो इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखेंगे ई यूनियन एफ का डैश, और हमने बताया अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है और नहीं दिया है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। एक मिनट, इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पर, यूनियन नहीं हुआ, इंटरसेक्शन देख भी नहीं रहे हो। अच्छा यूनियन होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन लग जाता है ना, यानी इसको ले सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू तो आपने निकाली नहीं, कहीं निकाली, इसकी निकाली नहीं ना, तो आप जानते हैं इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई और एफ कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल चुके हैं 1/3। क्यों, बस कैलकुलेट कर लो, तो आ जाएगा 1 माइनस 4/30, यानी कि 1 माइनस 2/15 एल्सियम लोगे तो 13/15 आएगा। और 3 नंबर पक्के, इसमें क्या दिक्कत है, बोले इतना लिखेंगे 3 नंबर पक्के, बहुत इजी है, नोट करिए। 5 नहीं 15। अरे 15 ही लिखा हुआ है, वो एक्चुअली इसलिए लिखा है ये कि तुम कितना ध्यान से देख रहे हो, जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो 15 ही लिखा होता है, वो देखने के लिए होता है, नोट करिए। 37वां क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड। एक थ्योरी दी होती है, उस थ्योरी में कुछ बातें दी होती हैं और इसके बाद उस पर सर्च करना पड़ता है क्या गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें डायग्राम भी है, इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च हुई है कि एयर टर्बुलेंस, एयर का जो वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर में, कम ज़्यादा हवा चलती है, हैज़ इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हवा का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया, टर्बुलेंस, ठीक है। और टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है, फ्लाइट इज बम्पी एंड ऑफन डिलेज द फ्लाइट। अब बम्पी वर्ड तो आप लोग जानते होंगे, आप तो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं भाई, पैदा होते ही आप लोगों को, हम लोगों को सिखाया जाता है नाक, कान, आँख, पापा, पिताजी, अम्मा, और तुम लोगों को नोज, आइज, ईयर्स, मॉम्स, पॉप्स, नानू, नाना नहीं होता, नानू, ये सब सिखाया जाता है, तो ये तो आता होगा। ये ऊपर नीचे होता है, हवा टर्बुलेंस ऊपर नीचे, बम्पी जो है ना, ये बम्प होता है। एज्यूम दैट, अब ये तो हमने देखा कि रिसेंट जो सर्वे हैं उसमें ये देखा गया है कि ऐसा हो रहा है। एज्यूम दैट एरोप्लेन ऑब्जर्व्स सीवियर टर्बुलेंस,
मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि एरोप्लेन्स को एक तो सीवियर बहुत ज़्यादा हवा का डिस्टर्बेंस हो रहा है, या मॉडरेट हो सकता है, थोड़ा सा एवरेज हो सकता है, या लाइट टर्बुलेंस हो सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब हवा में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना बहुत हाई स्पीड से, मॉडरेट होना या लाइट होना, हल्का होना, ये इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा होगा तो ज़्यादा हवा का डिस्टर्बेंस होगा या कम होगा, ठीक है। टर्बुलेंस वर्ड कहीं आपने सुना है कहीं ना? नहीं, वो पैदा होते नोज कान वाला टर्बुलेंस नहीं है, कहीं और सुना है टर्बुलेंस? इतना मन से आप लोग पढ़ते हो कि सब कुछ सुना ही रहता है भाई साहब। ये जब लो ये प्लेन में सुने थे, नहीं सुना है, छोड़ सुना हो तब बताया करो, उसको लाइक हमने ऐसा सुना है। ये प्लेन से रिलेटेड नहीं है। ये जब फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ाया गया था तो वहाँ टर्बुलेंस फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ाया गया था, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, वहाँ ये वर्ड था। क्या है? यानी कि हवा का सीवियर टर्बुलेंस होना, मॉडरेट होना या लाइट होना इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फर्दर दैट एक चांस है कि एरोप्लेन रीचिंग लेट 50 टू इट्स डेस्टिनेशन, कोई एरोप्लेन अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंच रहा है, ठीक है। 55% है जबकि सीवियर टर्बुलेंस हो रहा है, 37% है जबकि मॉडरेट एवरेज हवा में डिस्टर्बेंस हो रहा है, और 17% है जबकि लाइट टर्बुलेंस हो रहा है। ये गिवन है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम आपके पेपर में बना हुआ है। ये 1 मीटर टर्बुलेंस है, ऊपर नीचे हवा का हो रहा है। ये 5 मीटर है, ये 30 मीटर है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये डायग्राम किताब में आपके पेपर बन के आया हुआ है कि टर्बुलेंस का मतलब दिखा दिया है कि हवा ऊपर नीचे 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे बार बार प्लेन जा रहा है, या 5 मीटर ऊपर नीचे हो रहा है, या 30 मीटर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर हुआ तो लोग ऊपर गए, ज़्यादा नीचे हुआ तो लोग नीचे गए। नहीं, जाते ही हैं लोग। हम भी वो बैठे हैं तो, लेकिन हम जानते हैं कि जीवन और मौत किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए आप बैठे रहो आराम से। तो मैं बैठा हूँ एक बार प्लेन में, बस एक चीज़ उसमें दिक्कत रहेगी, वापसी में आ रहा था तो हमने सोचा टॉयलेट वगैरह भी जाएंगे, वाशरूम का यूज़ करें कैसा होता है। तो जब वाशरूम यूज़ किया देखो ऑनलाइन लगी थी, और जब तक थोड़ा लाइन कम हुई तब तक लिखा अपनी पेटी बांधिए, प्लेन लैंड होने वाला है। हम कर लो एक चीज़ देखेंगे, कभी वाशरूम यूज़ कर लेंगे। सुनो ध्यान से, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ एवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ आंसर करने हैं। वो बात की बात है, पहले गिवन में हम पहुंचते हैं, क्या गिवन है, ठीक है। ये जरा समझिएगा। पहली बात तो आपको जो फाइंड करना है वो समझ लीजिएगा। आपको फाइंड करना है कि एरोप्लेन रीचेज द लेट, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी है। तो जरा समझिएगा, ये याद रखिएगा 55, 37, 17, ये याद रखिएगा। देखिए जरा सावधान। तो आप कुछ एज्यूम करिए, पहले आप एक इवेंट ए एज्यूम कर लिए कि एरोप्लेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचता है। ए इज द इवेंट, ए को हमने मान लिया ये इवेंट है, ये इवेंट है व्हेन एरोप्लेन इज रीचिंग लेट, रीचिंग लेट कहां पर? टू इट्स डेस्टिनेशन, टू इट्स डेस्टिनेशन, मतलब लेट पहुंच रहा है। लेट पहुंचने के बाद हमने पूछा का है वो, का लेट है, जाने से हवा तेज चल रही रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बहुत हल्की हवा चल रही है, ऊपर नीचे कर रहा है प्लेन। तो यहाँ पर 3 इवेंट है। इवन को हमने मान लिया इवेंट है, इवन एक इवेंट है जिसमें सीवियर इफेक्ट ऑफ हैविंग सीवियर टर्बुलेंस, इवन को माना हमने इवेंट हैविंग, सीवियर की स्पेलिंग क्या है? SEVERE, सीवियर टर्बुलेंट, TURBULENT। और E2 को हमने इवेंट मान लिया, इवेंट हैविंग मॉडरेट टर्बुलेंट। और E3 को हमने मान लिया इवेंट हैविंग लाइट टर्बुलेंट, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में सीवियर टर्बुलेंट या लाइट टर्बुलेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब अगर इन 3 को इवेंट मान ली जाए, 3 बॉल मान ली जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये तीनों सेम है।
और इसकी वैल्यू क्या है 1/3, एक में से 3, ये 1/3 हो गया। अब कह रहे हैं कि 33%, 55% है वो प्लेन लेट है। इस वैल्यू को फिर देख लीजिएगा, 55, 37 और 17। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन इज लेट, जबकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सीवियर टर्बुलेंट हो रहा था, वो कितनी है 55%, यानी 55/100 ये दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन इज लेट व्हेन मॉडरेट टर्बुलेंट 37% है, कितना है 37 और 17, 37/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन इज लेट जबकि E3 है वो 17% है। प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था बार बार। अब आपको दो पार्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन होता है। अब एयरप्लेन लिखा तो एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट। पहला पार्ट आपसे ये कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है फाइंड करिए कि एरोप्लेन लेट पहुंच रहा है, बस काम खत्म। लेट पहुंच रहा है, रीजन चाहे जी की हो, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन इज लेट, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ 3 केसेस हो सकते हैं कि वो लेट किस वजह से हो रहा है। वो हो सकता है कि सीवियर टर्बुलेंट हो रहा हो, मॉडरेट हो रहा हो, लाइट हो रहा हो। तो इसमें हम कौन सी लगाएंगे, बाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब हमने जब लिखा होगा तो आपको लग रहा होगा कहीं कौन से कहाँ लिख रहे हैं तो मालूम नहीं, भूल गए लेकिन हम याद कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत दिन बोर्ड एग्जाम के हैं। क्यों, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला बताएं कोई नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर टर्बुलेंट था इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 था इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। क्योंकि हमसे उन्होंने ये कहा कि केवल लेट है, ये बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था 1/3 और A/E1 55/100 प्लस E2 कितना था 1/3, A/E2 कितना था 37/100 प्लस 1/3 इंटू 17/100। अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में सब में 300 आ रहा है, तो 300 में क्या ले लिया कॉमन, ऊपर हो गया 55 प्लस 37 प्लस 17 को हल किया, 7 7 14 5 19 हाथ या 1 5 3 8 1 9 1 10 109/300। तो ये प्रोबेबिलिटी पहली आ गई। ठीक, सेकेंड पार्ट भी साथ में बता दें पहले, तब आप नोट करिए। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि इफ द एरोप्लेन रीच डेस्टिनेशन लेट, पहले दे दिया उन्होंने कि वो लेट पहुंच ही रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भाई लेट पहुंचा, तो देखो लेट पहुंचा अगर पूछा गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी, उन्होंने कहा लेट पहुंचा किस वजह से, जबकि यहां पर मॉडरेट टर्बुलेंट है। मतलब लेट पहुंचा ये दिया है पहले से, जरा समझिएगा। मतलब आपको सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये प्लेन लेट पहुंचा है, एक गिवन है पहले से, ठीक है, लेकिन टर्बुलेंट कितना है, मॉडरेट है। समझ में बात नहीं है। तो यहां पर आपको बेस थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा, बताया गया था आपको। जैसे हमने 3 बैग निकाले थे तो हमने कहा था भाई लाल बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालो। फिर ये था कि लाल बॉल है दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड बैग से वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपान टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना दिया है, E2 कितना दिया 1/3 और A/E3 कितना था 53
55 53 अपने आप आइडिया बोल रहे हो क्या? a अपान E3 E2 दिया 37, अच्छा 37 अपान, और नीचे का पूरा निकाल चुके हो ना, 109 अपान 300, काय के लिए हम अलग से निकालें? तो ऊपर हो गया 37 अपान 300 और नीचे हो गया 109 अपान 300, ये कट गया, यानी 37 अपान 109, ये आपका आंसर हो गया। अब कटे पिटे का तो है नहीं हमको लगता है, क्योंकि 37 एक कट जाएगा, नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आपके तीनों सेट पूछे गए हैं और ये टोटल आए हैं आपकी प्रॉपर्टी 8 नंबर की, 8 मार्क्स की ये प्रॉपर्टी आई है। अब आप कहेंगे 100 में 8 बहुत बड़ी संख्या थोड़ी होती है, हम तो 100 आउट ऑफ 100 में 92 तो आ ही जाएंगे क्वेश्चन, क्यों? वो 92 नहीं आते हैं जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे। 8 मार्क्स की प्रॉपर्टी हो गई। जितने हम टॉपिक कराते जा रहे हैं आप अपने आप को चेक करते जाओ कितने नंबर आपके आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, नोट करिए इसको।